Hello everybody, welcome to another video. This is part 4 of the second chapter of the class 10 history textbook, Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. In this video, we will cover Quit India Movement, Indian National Army, Declaration of June 3, 1947, Indian Independence Act 1947, August 15, 1947, birth of independent India. So this would be the final video of the explanation of this chapter. इस चैनल पर मैं सेबा क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर्स को आसान तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। तो सिचुएशन क्या थी? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब हमारे गांधी जी और नेहरू जी हिटलर और नाजियों के पक्के विरोधी थे। वो सोचते थे कि ये लोग बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि हम आपकी लड़ाई में मदद देंगे, लेकिन बदले में हमें भारत को पूरी तरह आज़ाद करना होगा, ग्रांट इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पर ब्रिटिशों ने साफ मना कर दिया। तो गांधी जी बोले, फिर तो हमारी मर्जी से हम आपकी सरकार में नहीं रह सकते। और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सारे मंत्री रेजिग्नेशन दे दिए। अब 1940 टू 41 के बीच क्या हुआ? गांधी जी ने इसके बाद शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। एक एक कर लोग विरोध जताते थे। ये इसलिए ताकि ब्रिटिश सरकार को नॉन वायलेंट तरीके से दबाव में लाया जा सके। इसी दौरान ब्रिटेन में ऑल पार्टी गवर्नमेंट की सरकार थी, जिनमें कुछ लोग लेबर पार्टी वाले भारत की मांगों के समर्थन में थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था बड़ा जिद्दी और पूरी तरह कंजर्वेटिव। उसे तो अपना ब्रिटिश साम्राज्य बहुत प्यारा था, किसी को आज़ादी देने का मूड ही नहीं था। तो अब आया क्रिप्स मिशन। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा टू नेगोशिएट विद इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज seeking their support in the war that Britain was waging in Europe. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफर किया, जिसमें थे क्या क्या ऑफर्स? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डोमिनियन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और राइट्स ऑफ प्रोविंसेस टू मेक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रोविंसेस चाहे तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो गांधी जी बोले, ये सब बातें तो युद्ध के बाद की है, अभी क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो गांधी जी ने कहा, बस अब बहुत हो गया। गांधी जी ने लॉन्च किया अपना थर्ड मेजर मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि थी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के होने के और कई रीजंस भी थे, जैसे फियर ऑफ जापान अटैकिंग इंडिया, जापान का इंडिया में अटैक करने का डर, टेरर इन ईस्ट बंगाल में जो भी सिचुएशंस चल रहे थे, एंड द फैक्ट दैट इंडिया हैड रियलाइज कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंट्री को डिफेंड नहीं कर सकते। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में प्रस्ताव पास किया, अब अंग्रेज़ी भारत छोड़ो। तो अकॉर्डिंगली 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में रेजोल्यूशन पास किया declaring its demand for an immediate end of the British rule. अब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। गांधी जी ने पूरे देश को जोश से भर दिया, करो या मरो, डू और डाई। तो क्या हुआ इसके बाद? ब्रिटिश सरकार घबरा गई, कांग्रेस को बैन कर दिया और गांधी जी समेत सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। They were swiftly arrested. लेकिन जनता ने कहा, नेता नहीं तो क्या हुआ, अब हम ही लड़ेंगे। तो पूरा देश उबाल पर आ गया। जगह जगह हड़तालें, रैलियाँ, नारेबाजी, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, अदालतें, सब निशाने पर। टेलीग्राफ की लाइनों को काट दिया गया, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए। कुछ जगह पर लोगों ने अपने स्वतंत्र सरकारें बना ली, जैसे बलिया में, तामलुक, सातारा, धारवाड़, बालासोर एंड तलचेर। और मूवमेंट उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पर बहुत वाइड स्प्रेड थे। कितनी देर चला आंदोलन? ज़्यादा लंबा तो नहीं चला, क्योंकि बहुत क्रूरता से इसे दबाया गया, लेकिन एक बात साफ हो गई, अब जनता पूरी तरह आज़ादी चाहती थी।
इस आंदोलन में छात्रों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों ने ज़बरदस्त भाग लिया। स्टूडेंट्स, women, peasants and workers played important roles और लोगों में बलिदान देने की भावना गहराई तक पहुंच चुकी थी। अब इंडिपेंडेंस कोई बार्गेन का विषय नहीं रह गई थी। अब सिर्फ कैसे और कब आज़ादी मिलेगी ये तय करना बाकी था। इंडियन नेशनल आर्मी। तो कहानी शुरू होती है क्विट इंडिया मूवमेंट के सप्रेशन के बाद। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कुचल दिया, सप्रेस कर दिया। इसके बाद देश में कुछ सालों तक अंदर से ज़्यादा आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त पूरा ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर था। लेकिन इसी बीच देश के बाहर आज़ादी की लड़ाई ने एक नया रूप लिया और इस मोर्चे के हीरो बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस जो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनको अंग्रेज़ों ने घर में नज़रबंद कर दिया था, उनको इंटर्न कर दिया था क्योंकि वो अंग्रेज़ों के कड़े विरोधी थे। लेकिन नेताजी तो नेताजी थे, चुपचाप पुलिस को चकमा देकर निकल गए। वो अफ़गानिस्तान, रशिया, जर्मनी, अल्टीमेटली बर्मा और मलेशिया पहुँचे। अब आईएनए का जन्म कैसे हुआ? असल में आईएनए की पहली सोच आई कैप्टन मोहन सिंह को। वो ब्रिटिश आर्मी में थे और जापानियों से लड़ते वक्त मलेशिया में कैदी बन गए थे। उन्हें लगा अब अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है तो खुद की सेना बनानी पड़ेगी। मार्च 1942 में टोक्यो में प्रवासी भारतीयों यानी एक्सपेट्राइट्स की मीटिंग हुई जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी। फिर जून 1942 में बैंकॉक में बड़ी मीटिंग हुई जिसमें रस बिहारी बोस को प्रेसिडेंट चुना गया और उन्होंने आईएनए बनाने का ऐलान कर दिया। He was re-elected president of the league and a decision was taken to raise the Indian National Army और आज़ाद हिंद फौज। अब सीन में आते हैं सुभाष चंद्र बोस। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस ने नेताजी को जापान बुलाया और जब वो आए तो रस बिहारी बोस ने उनके लिए प्रेसिडेंटशिप पद छोड़ दिया। रस बिहारी बोस ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन फेवर ऑफ बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाई गई और उनका एक ही मिशन था, ऑब्जेक्ट एक ही था, अंग्रेज़ों को भारत से एक्सपेल करना, अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ना। तो आईएनए को रीऑर्गेनाइज किया गया। तो कैदियों के साथ साथ आम नागरिकों से भी भर्ती की गई। इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के अलावा रिक्रूट्स वे सॉट फ्रॉम सिविलियंस। फिर फंड इकट्ठा किया गया और सबसे ख़ास बात, महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। तो जय हिंद इनका नारा बना। आईएनए ने जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की और बर्मा, इम्फॉल और कोहिमा के मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़ी। और बोस का फेमस कोट गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये कोट ने उनके सारे फॉलोअर्स को मोटिवेट किया। लेकिन फिर जैसे ही जापान हार गया और वॉर में सरेंडर कर दिया, वैसे ही आईएनए को भी हथियार डालने पड़े। अगस्त 1945 में नेताजी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि आज भी उस मौत को लेकर कई सवाल है, लेकिन कोई शक नहीं कि नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई को एक नया जोश और दिशा दी। उनकी रणनीति जैसे फैसिस्ट देशों से मदद लेना पर भले ही बहस हो, लेकिन आईएनए को खड़ा करना और देशभक्ति की ऐसी मिसाल बनाना इस हर किसी के दिल में जगह बना गया। तभी तो उन्हें पूरे देश नेताजी कहने लगे। अब आते हैं टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। 1945 में युद्ध ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ब्रिटिशर्स के जीत के साथ। अब अंग्रेज़ों को लगा कि भारत को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो लॉर्ड वेवल ने देश के राजनीतिक नेताओं को शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, लेकिन बात नहीं बनी। इंग्लैंड में अब लेबर पार्टी की सरकार बनी 1946 में और उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर क्लेमेंट एटली, वो भारत के लिए सिंपैथेटिक थे। उन्होंने भारत भेजा कैबिनेट मिशन। 3 ब्रिटिश मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर इस मिशन के मेंबर्स थे और इनका मकसद था, ऑब्जेक्ट था आज़ादी का रास्ता तय करना। और मिशन ने ये सुझाव दिए कि एक यूनियन ऑफ इंडिया
बनेगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स दोनों होंगे। और ये यूनियन 3 ग्रुप्स में बटेगा। ग्रुप ए कंसिस्टिंग ऑफ मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार एंड उड़ीसा। ग्रुप बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। ग्रुप सी बंगाल एंड असम। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो भारत का संविधान बनाएगी, और जब तक संविधान ना बने इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। फिर आया डायरेक्ट एक्शन डे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव में कांग्रेस जीती, लेकिन मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिससे भयानक दंगे भड़क उठे, खासकर बंगाल में। फिर भी कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट बना ली। मुस्लिम लीग ने पहले मना किया, लेकिन बाद में खुद ही सरकार में आ गए। मुस्लिम लीग ने भी सरकार में ज्वाइन किया। तो फाइनली ऐलान हो गया, भारत को आज़ादी मिलेगी। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली ने ऐलान कर दिया कि भारत को जून 1948 तक आज़ादी दे दी जाएगी। और इसी साल मार्च 1947 में नया वाइसरॉय आया, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने रिप्लेस किया लॉर्ड वेवल को एज डी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। डिक्लेरेशन ऑफ जून 3, 1947। जब हर कोशिश जैसे कैबिनेट मिशन प्लान, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बातचीत नाकाम हो गई, तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि अब भारत को आज़ादी तो मिलेगी, लेकिन वो बटा हुआ मिलेगा। तो इस डिक्लेरेशन के मेन फीचर्स क्या थे? भारत का पार्टीशन होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक रेफरेंडम होगा, वहाँ के लोग खुद तय करेंगे कि उन्हें भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ। पंजाब और बंगाल की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स फैसला करेंगी कि ये राज्य बांटे जाएंगे या नहीं। और फोर्थ, नेटिव स्टेट्स को आज़ादी दी जाएगी कि वो चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहे। देन कम्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जो माउंटबेटन ने प्लान पेश किया, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जुलाई 1947 में कानून के हिसाब से पास किया। और उसके मेन प्रोविजंस क्या थे? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 आज़ाद देश बन जाएंगे। दोनों देश डोमिनियंस होंगे, यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा, पर अपने डिसीजंस में पूरी तरह इंडिपेंडेंट। थर्ड, हर देश के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा, जो ब्रिटिश किंग की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। फोर्थ, दोनों देशों की लेजिस्लेचर्स, विधानसभाएं पूरी तरह इंडिपेंडेंट होंगी, जो अपने कानून खुद बनाएंगे। देन कम्स August 15, 1947, बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हर भारतीय को 190 साल से इंतज़ार था। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान आज़ाद राष्ट्र बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन को भारत और पाकिस्तान की सीमा माना गया, डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बाद में जब मार्च 1971 में बांग्लादेश, जिस फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान थे, तो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब भी यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बनी। तो इसी के साथ हम आते हैं इस चैप्टर के एंड में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।